क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होते हैं? बेली के क्या क्या राइट्स है? जिस इंसान ने सामान रखा है अपने साथ उसके क्या क्या राइट्स है? फ्री फंड में कोई काम नहीं करता आज की डेट में। हर किसी को सैलरी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। तो जितने भी अमाउंट तक प्रोटेक्शन मिलती है वो इंडेमनिटी होल्डर यहाँ पर पहले ही सेट कर दिया जाता है। इंडेमनिफायर उसको पहले ही सेट कर देता है। हेलो एवरीवन, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm advocate Mansi Jain. CLAT Nexus 2.0 बैच में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। लीगल रीजनिंग में आज आपका है लेक्चर नंबर 1 फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे हमारे साथ क्लैट नेक्सस फाउंडेशन में जुड़े थे उनका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फाउंडेशन भी अच्छा खासा बन गया होगा। ये सब बच्चे जानते होंगे कि क्लैट नेक्सस फाउंडेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के काफी सारा इंपॉर्टेंट डिटेल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, जहां पर हमने ये जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कि एक क्रूशियल लॉ होता है, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखा होगा कि बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे पैसेजेस गिवन होते हैं। तो फाउंडेशन में हमने समझा था कि क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वी हैव स्टडीड इट थॉरोली कि क्या क्या वो एसेंशियल्स होते हैं, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनको याद होगा कि मैम इसमें हमने पढ़ा था ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत सारे एसेंशियल्स हमने पढ़े जो एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। साथ के साथ वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। Also we have covered voidable contracts as well, कि क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो voidable होते हैं। voidable का मतलब है कैंसिलेबल, जिनको कैंसिल किया जा सकता है। तो जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया था उनको याद होगा कि जब जब आपका फ्री कंसेंट विशिएट होता है काफी चीजों से तो आपका कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाता है। दैट इज द सिनेरियोज ऑफ कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो तीन कैटेगरी हमने पढ़ी थी, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। Contracts are divided on the basis of सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि आज की डेट में आप कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जाओ, कोई बैंक से लोन लो, आप किसी के पास कुछ सामान गिरवी रखवाओ, अगर आप लिखत पढ़त करना चाहते हो तो हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में, बिजनेस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी से उधार लेने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट मैटर किस चीज पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर इसके बिहाफ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड करना है तो कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, ये सारी कैटेगरीज आपकी आएंगी स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसको हम आने वाले आज की क्लास और अगली क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड ऑन स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ऑलरेडी डिस्कस कि क्या क्या चीजें होती हैं ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और पता नहीं बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम डिवाइड करें सब्जेक्ट मैटर के बेस पर, कि मतलब अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मॉर्गेज का हो, उधार लेने को हो, ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके तहत आपने बैंक से लोन लिया और अपनी गाड़ी पर या अपने घर पर लोन लिया हो। तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड करते हैं तो यहां पर आती है हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशंस ये बोलती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो वहां पर वी हैव द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी,
कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मॉर्टगेज एंड प्लेज, सिमिलर थिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हाइपोथिकेशन, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बोलते क्योंकि हम लोगों ने वॉइड अग्रीमेंट्स में पढ़ लिया है नेक्सस 2.0 में कि वेजरिंग वाले जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते ही नहीं है क्योंकि वो वॉइड एप इनिशियो होते हैं, बनते के साथ ही कैंसिल होते हैं, इसीलिए हम उनको कॉन्ट्रैक्ट्स बोल ही नहीं सकते, हम उनको बोलते हैं कि वॉइड वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा वी हैव कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि यार अलग अलग जो भी काम आते हैं, अलग अलग जो भी फंडा आते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में 1 पार्ट में। इसके अलावा जो बच जाएंगे वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट में हम लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से। तो बेलमेंट ये बात बोलता है कि जब कभी भी आप अपने गुड्स किसी और के पास रखवाते हो, मतलब आप किसी सेकेंड पार्टी के पास अगर अपने गुड्स रखवाते हो तो उस केस में आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, चाहे बेशक वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बेशक वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्शन के जरिए भी निकलते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके। तो इस केस में अगर आप बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप 3 ही वजह से किसी के पास अपना सामान रखवाते हो। इसके पीछे 3 कारण होते हैं। नंबर 1 कि आपने हो सकता है मॉर्टगेज रखवाया हो। मॉर्टगेज ये कहता है कि चलो ठीक है, अगर मैं आज आपसे उधार ले रही हूं, बदले में मैं आपके पास अपना 9 लाख हार रखवा रही हूं। जैसे क्या होता है, वो फुकरे मूवी आई थी, तो उसकी तरह से अगर मैं आपके पास अपनी मम्मी का 9 लाख का हार रखवा रही हूं, बदले में मैं आपसे 9 लाख का लोन ले रही हूं, तो मॉर्टगेज के सिनेरियो में हो सकता है कि मैंने आपके पास अपना गुड्स रखवाया हो। इसके अलावा सेकेंड रीजन होता है फॉर द सर्विसेज। सर्विसेज ये कहती है कि मान के चलो कि मैंने आपके पास अपनी गाड़ी दी और मैंने बोला कि यार मेरी गाड़ी की हजामत कर दो, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग कर दो। इस चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी आपके पास रखवाई है, मैंने अपनी घड़ी आपके पास रखवाई है, मैंने अपनी ज्वेलरी आपके पास रखवाई है कि आप उसको शाइन कर दो, पॉलिश कर दो। थर्ड रीजन क्या होता है इसके पीछे? फ्रेंडली कॉज। फ्रेंडली कॉज ये कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं लंदन जा रही हूं और मैं सोच रही हूं पीछे से मेरे डॉगी का ध्यान कौन रखेगा, तो मुझे लगता है मेरा दोस्त मेरे डॉगी का ध्यान रख लेगा। मुझे लगता है कि मैं लंदन जा रही हूं तो चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी गाड़ी अपने दोस्त के पास रखवा जाती हूँ फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द फ्रेंडली कॉज। तो वो इस केस में आ सकता है। तो 3 चीजें होती हैं जिस वजह से एक्चुअली में बेलमेंट होता है। बेलमेंट ये कहता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास अपनी कोई वस्तु, अपनी कोई गुड्स और अपनी कोई प्रॉपर्टी रखवाता है तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द असेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम अ बेलर टू द बेली। अब आप सोचोगे मैम ये बेलर कौन है और ये बेली कौन है, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, बेलर इज द पर्सन who gives the goods, Bailey is a person who takes the possession of the goods. मतलब इतना फंडा क्लियर है कि बेलर वो इंसान है जो अपनी वस्तु रखवा रहा है और बेली वो इंसान है जो वस्तु रख रहा है। अगर आज आप मेरे सामने अपनी ज्वेलरी दे रहे हो मुझे पॉलिशिंग करने के लिए, मैं एक ज्वेलर हूं, तो आप बन गए बेलर, मैं बन गई बेली। अगर आप अपनी मम्मी का 9 लाख का हार मेरे पास रखवा रहे हो, बोल रहे हो कि मानसी मैम थोड़ा सा मुझे लोन दे दो इस हार के बदले, तो आप हो गए बेलर और मैं हो गई बेली। तो बेलर और बेली आई एम श्योर सबको क्लियर है। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफरिंग ऑफ पोजेशन बाय द बेलर टू द बेली। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तो यार डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि बेलर अपना कोई गुड्स रखवाएगा बेली के साथ।
इसके बाद एक्सेप्टिंग द पोजेशन ऑफ द असेट्स बाय द बेली, अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा पोजेशन, उसने मना कर दिया कि यार जा मैं तेरा कुत्ता नहीं रखता, जा मैं तेरा नौलखा हार नहीं रखता, जा मैं तेरी गाड़ी नहीं रख रहा सर्विसिंग करने के लिए, तो फिर बेलमेंट शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो बेली को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है जो आप उसके पास सामान रखवा रहे हो। इसके बाद आ जाता है हैंडलिंग ओवर द पोजेशन बैक टू बेलर वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डन। अब ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले ने आपको अपना सामान रखवा दिया और आप लेके ही बैठ जाओगे। ये होता है ना कि यार वो एक कोई पुरानी कहावत थी कि आपने हाथ दे दिया और आपने पोछा ही पकड़ लिया, तो वो वाली चीज है कि यार सामने वाले ने अगर अपनी गाड़ी आपके पास रखवाई है, ये थोड़ी ना कि आप वो गाड़ी रख के बैठ जाओगे अपने साथ, आपको वो पोजेशन वापस देना पड़ेगा वंस द ड्यूरेशन एंड्स। वो ड्यूरेशन कहाँ होती है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ड्यूरेशन मेंशन होती है। तो यहां से आपके शुरू होते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वैलिड होते हैं, इंप्लाइड होते हैं, एक्शन के जरिए दिख रहे होते हैं। आज अगर आप अपने ड्राई क्लीनर के पास अपना बहुत ज्यादा अच्छा महंगा सूट रखवाते हो, तो आप क्या करते हो? भैया ये ड्राई क्लीन करके दे देना। आप कौन सा बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उसके साथ? तो इंप्लाइड फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहां पर रिटन फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंप्लाइड हो, जेस्चर्स और बिहेवियर के सेंस में हो, चाहे बेशक ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ही वैलिड हैं। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं अराउंड द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली। क्या होता है ये, उसको समझ लेते हैं हम लोग। टॉपिक ये कहता है कि द राइट्स ऑफ द बेली, बेली के क्या क्या राइट्स है, जिस इंसान ने सामान रखा है अपने साथ उसके क्या क्या राइट्स है। तो बेली के राइट्स ये होते हैं, नंबर 1 एनफोर्समेंट ऑफ द बेलर ड्यूटीज। सेक्शन 180 ये कहता है कि यार अगर मैंने कोई जिम्मेदारियां निभाई हैं, अगर आज मैं तेरा कुत्ता अपने पास रख रहा हूं और तेरे कुत्ते को अपने पास रखने के चक्कर में मेरी वेटनरी कॉस्ट लगी, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट लगी, कोई भी मेरी कॉस्ट लगी अगर आज आपके डॉगी को अपने पास रखने में, या आपने मुझे बोल दिया था कि मेरी गाड़ी अपने पास रख लो और आपकी गाड़ी में मुझे फ्यूल भरवाना पड़ा, आपकी गाड़ी को मुझे मेंटेन करना पड़ा, तो वो सारी कॉस्ट तो बेली लेगा। ये थोड़ी ना है कि हलवा चल रहा है बाजार में, ये चल रहा है कि ठीक है यार मैं मुफ्त में रख लूंगा आपकी प्रॉपर्टी। बंदे के जो पैसे लगे हैं वो तो आपसे लेगा ना। तो वो आते हैं बेली के राइट्स। क्वेश्चन आपको यहां पे ये आएगा कि बेली ने अपनी इतनी कॉस्टिंग लगा दी है, अब बेलर देने से मना कर रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या बेलर को कॉम्पेंसेशन देना चाहिए बेली को? ऑफ कोर्स देना बनता है, क्योंकि यहां पर लेजिट कॉस्ट लगी है बेली की और वो उसको ड्यूली पेएबल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन ये कहता है कि यार अगर तुम्हारा डॉगी मैंने अपने पास रखा है और मैंने बिल्कुल सही तरह से रखा है और तुम्हारा डॉगी जाके किसी को काट के आ जाता है, उस बंदे के अलग कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगेंगे, अलग से उसका वेटनरी कॉस्ट लगेगा, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस लगेगा। तो मेरा डॉगी तो नहीं था ना, मैं तो तुम पे एहसान कर रहा हूं, तुम्हारा डॉगी मैं अपने पास रख रहा हूं, और तुम्हारा डॉगी अगर किसी को काट के आ रहा है तुम्हारे गुड्स की वजह से, अगर दूसरे इंसान को नुकसान हो रहा है, तो मैं तो बेली हूं ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारा सामान रख रहा हूं, वो कॉम्पेंसेशन तो तुम ही दोगे। तो सेक्शन 164 ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी नेसेसरी कॉम्पेंसेशन होता है जो फालतू में बेली पे ऐड होता है, वो बेलर पे करेगा। नेक्स्ट है राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन सिंपल फंडा पे वर्क करता है कि फ्री फंड का काम नहीं चल रहा बॉस, कि अगर आज मैं तेरे लिए कुछ काम कर रहा हूं, चाहे मैं तेरी ज्वेलरी पॉलिश कर रहा हूं, चाहे मैं तेरी गाड़ी की मरम्मत कर रहा हूं, सर्विसिंग कर रहा हूं, चाहे मैं तेरा डॉगी रख रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं फ्री फंड में काम नहीं कर रहा, क्योंकि माना मैं तेरा दोस्त हूं लेकिन मेरी कॉस्टिंग लग रही है। तो बेसिक चीजें जो बेसिक मेरे खर्चे लग रहे हैं वो मेरे को बनते हैं लेने तुझसे। तो अगर इस केस में बेलर मना करता है देने के लिए, बावजूद इसके कि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट था या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, इसके बावजूद जो बेली है वो कॉम्पेंसेशन वसूल कर सकता है अगर बेलर देने से मना करता है। ये चला जाएगा आपका राइट टू रेम्यूनरेशन में, सेक्शन 158 में। राइट टू लियान, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लियान में बहुत ज्यादा बेसिक फंडा है। लियान क्या बोलता है
कि अगर आज सपोजिटली आपके पास किसी इंसान का गुड्स है, आप मेरे लिए, आपने क्या किया, मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो, पेरिस में आपका दोस्त रहता है, आपकी उससे अच्छी जानकारी है, आप पेरिस से ना मेरे अपने फ्रेंड के जरिए मेरा एक बैग मंगवा दो। मैंने ये सोचा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मुझसे पैसे क्यों ही लोगे, और आपके यार पेरिस से बैग मंगवाने के चक्कर में थोड़ा बहुत टैक्स लगा, थोड़े बहुत पैसे लगे, फलाना ढिमकाना कुछ भी चीजें लगी, तो अब मैंने आपको पैसे देने से मना कर दिया। तो बेसिक फंडा क्या वर्क करता है, अगर आज यहां पर आप होते तो मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल रीजन से कनेक्ट करूंगी, तो आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे कि जब तक मानसी तू मेरे पैसे नहीं देती, मैं तेरा पर्स अपने पास रखूंगा, मैं तेरा बैग अपने पास रखूंगा, जा मैं तेरे को बैग नहीं देता जब तक तू मेरे पैसे नहीं देती। यही बोलोगे आप लोग, क्योंकि आपको क्या है कि कल को अगर मानसी ने पैसे नहीं दिए तो हम शायद बैग बेच के अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, राइट, यही सोचोगे। तो यहीं से निकल के आता है आपका लियान। लियान ये बोलता है कि अगर आपको बेलर पैसे देने के लिए मना कर रहा है और आपने बेलर का वो गुड, जो भी प्रॉपर्टी उसने आपके पास रखवाई है, वो अभी आपके पास है, तो अगर वो बंदा पैसे देने के लिए मना कर रहा है तो आपके पास ये टोटली सोल होल राइट है कि वो गुड आप अपने पास रख सकते हो। तो आज अगर आपका दोस्त आपके पास अपना डॉगी छोड़ के जाता है, वो बोलता है कि ठीक है यार मैं नहीं देता तेरे को इसके पैसे, मैं नहीं दे रहा कि तेरे 5,000 वेटनरी डॉक्टर के पास लगे, 5,000 तेरे को इसको पेडिग्री खिलाने में लगे, तेरे 10,000 का खर्चा हुआ, जा मैं तेरे को नहीं दे रहा। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो जो भी डॉग है अपने पास रख सकते हो, आप बोल सकते हो जा मैं तेरा डॉग ही नहीं देता जब तक तू मेरे 10,000 नहीं देता। तो ये जो राइट टू लियान होता है ये बेली के पास होता है सेक्शन 170 एंड 171 के अंडर। नेक्स्ट, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस जो 158 के अंडर आता है। नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब है कि अगर यार आज तेरी गाड़ी मैंने अपने पास रखी है, उसको मेंटेन करने में, तेरे डॉगी को मेंटेन करने में, या किसी भी चीज को मेंटेन करने में, अपने पास रखने में अगर मेरी कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो तू ही तो मुझे देगा यार, तू मेरे पास अपना सामान रख के गया है तो तू ही तो पैसे देगा, बेलर ही तो उस चीज के पैसे देगा। तो ये सारा का सारा राइट आपका बेली के पास आता है। आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको इन राइट्स के अराउंड दिखेगा कि बेलर या तो नेसेसरी एक्सपेंसेस के पैसे नहीं दे रहा, या तो लियान के पैसे नहीं दे रहा, या रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि अगर बेली की लेजिट कॉस्ट बनती है तो करेक्ट आंसर ये होगा कि बेली जो है वो बेलर को सू कर सकता है ऑन द लेजिट ग्राउंड्स, क्योंकि वो उसके राइट्स के हिसाब से उसके राइट्स को यहां पर इन्फ्रिंज कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है राइट्स ऑफ द बेली। राइट टू टेक बैक द गुड्स बेल्ड, ये आपका आ जाएगा। राइट टू क्लेम द डैमेजेस, ये आपका आ गया राइट्स ऑफ द बेलर। बेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, मतलब अगर आज मैं आपके पास सामान अपना रखवा रही हूं तो मेरा सबसे पहला बेसिक राइट निकल के क्या आता है कि कल को जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिस ड्यूरेशन के लिए मैंने आपके पास अपने गुड्स रखवाए हैं, जब वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप मेरे को मेरा गुड वापस कर दोगे। ये थोड़ी ना क्लेम करके बैठ जाओगे, अपने पास रख लोगे कि ठीक है मानसी अब से आज के बाद ये डॉगी मेरा है, मुझे डॉगी से प्यार हो गया, मुझे आपकी गाड़ी से प्यार हो गया, अपने पास मैं रखूंगी, या मुझे आपके नौलखा हार से प्यार हो गया, मेरी मम्मी पहनने वाली है, मुझे वापस तो करोगे आप। तो वहीं से आता है आपका राइट्स ऑफ द बेलर। राइट्स ऑफ द बेलर ये कहता है कि राइट टू टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द बेलर, कि मतलब वंस आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो हमारा ये राइट बैठता है बेलर का कि वो अपने गुड्स को वापस लेगा बेली से। अगर बेली देने के लिए मना करता है तो डेफिनेटली कोर्ट में सू कर सकते हैं। राइट टू क्लेम डैमेजेस, मतलब अगर आपने मेरी गाड़ी के साथ कुछ नुकसान किया, आपने मेरे 9 लाख हार के साथ कुछ नुकसान किया, आपने उसको पहन लिया, उसके डायमंड्स निकल गए, वो करोड़ हो गया, वो थोड़ा सा रफ हो गया, या कोई भी दिक्कत हुई उसके साथ, तो मैं आपसे ही तो कॉम्पेंसेशन लूंगी। आपने मेरे डॉगी को बीमार कर दिया तो मैं आपसे ही तो कॉम्पेंसेशन लूंगी। वो आ जाएगा आपका सेक्शन 154 में। राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मिक्स गुड्स, ये मिक्स गुड्स वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है। सेक्शन 155 ये कहता है मान के चलो कि मैं एक किसान हूं, मैंने तुम्हारे पास अपना रखवाया था गेहूं,
और तुम्हारे पास भी अपना गेहूं था। तुमने क्या किया बदतमीजी मेरे साथ कि तुमने अपना गेहूं और मेरा गेहूं को मिक्स कर दिया। और जब मैं जिस दिन लेने आई अपना गेहूं वापस, तो मुझे पता चल गया कि तुमने मिक्सिंग करी है। और मुझे ये समझ में आ गया है कि अब गेहूं की बालियों को यहां पर बाइफरकेट करना मुश्किल है। मैं नहीं निकाल सकती कि कौन सा तुम्हारा गेहूं है कौन सा मेरा गेहूं है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा गेहूं अगर एमपी का था, अच्छी क्वालिटी का था, A1 क्लास क्वालिटी का था, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे ऐसा कर ले भाई, तू ये अपने आप डिवाइड करता रहे, बाद में तेरे को डिवाइड करना है, मुझे तू कॉम्पेंसेशन दे दे एमपी वाले गेहूं के हिसाब से। तो यहां पर अगर बेली अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स करता है, तो बेलर उस चीज का कॉम्पेंसेशन लेगा। लेजिट राइट है ना यार, तूने क्यों मिक्स किया अपने गुड्स के साथ मेरे गुड्स, और अगर तूने मिक्स कर दिए और वो सेपरेट नहीं हो सकते तो तू कॉम्पेंसेशन देगा। और यहां पर लॉ ये कहता है कि अगर सेपरेशन पॉसिबल है, अगर यहां पर सेपरेशन पॉसिबल है भी, तो उस चीज की सेपरेशन की कॉस्ट कौन देगा, बेली। सपोजिटली मैं आपके पास रखवा के गई थी अपने चावल, आपने मिक्स कर दिया गेहूं के साथ, तो गेहूं और चावल को तो बाइफरकेट करना, डिवाइड करना पॉसिबल है। लेकिन मैं बेलर हूं, मेरा ये काम नहीं है बैठ के मैं घर में अपना चुगना शुरू कर दूं कि अच्छा ये रहा चावल ये रहा गेहूं, ये रहा चावल ये रहा गेहूं। तो आप करवाओगे ये चीज, और आप इसको करवाने के चक्कर में चाहे मशीन कॉस्ट लगवाओ चाहे लेबर कॉस्ट लगवाओ, सारी की सारी कॉस्ट आप पे करोगे, मैं कुछ नहीं पे करूंगी, क्योंकि मैं बेलर हूं और मिक्सिंग की गलती आपकी रही है। तो यहां से आ जाता है कि राइट टू क्लेम डैमेजेस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ गुड्स, सेक्शन 156 ये बात बोलता है कि अगर आप गुड्स को मिक्स करते हो तो बेलर अपनी कॉस्ट निकाल लेगा, क्योंकि आपने बदतमीजी करी है बेलर के साथ। दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट टू क्लेम द रिटर्न ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि अगर आपने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, आपने अपना मॉर्गेज के लिए हार दिया था, वो मॉर्गेज का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, आपने सर्विसिंग के लिए अपनी गाड़ी दी थी, वो टेन्योर कंप्लीट हो गया है, तो आपका ये राइट बनता है कि आप अपना गुड वापस क्लेम कर सकते हो सेक्शन 159, 160 एंड 161 के अंडर। राइट टू क्लेम इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, सेक्शन 163 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि सपोजिटली फार्मर का लेके चलते हैं कि गुड्स ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो तीन चीजों में ये होते हैं कि गुड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कि मैंने एज अ फार्मर आपके पास अपनी गाय रखवाई और गाय ने बछड़ा दे दिया, या मैंने आपके पास अपनी जमीन रखवाई, आपने उसको खेत को जोता, खेत में उगाया सब चीजें, और उसके बाद वीट उगाया या राइस उगाया, तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो गई क्रॉप। तो इस केस में वो जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो किसका बनता है, वो बेली का बनता है या बेलर का बनता है। तो अगर मैं काऊ की बात करूं कि मान के चलो मैं एज अ फार्मर थी, मैं एज अ डेयरी फार्मर थी, मैंने आपके पास अपनी गाय रखवा दी और मैं चली गई लंदन आपके पास अपनी गाय रखवा के, गाय ने फ्यूचर में दे दिया एक बछड़ा, तो वो बछड़ा किसका हुआ, बेलर का या बेली का। आप सोचोगे मैम बेली का हुआ या बेलर का हुआ, मैं आपको बता देती हूँ वो जो बछड़ा है वो तो गाय का ही होगा, लेकिन यहां पर एक्चुअली में देखा जाए तो गाय किसकी थी, बेलर की, तो वो बछड़ा किसका होगा, बेलर का। यहां पर अब आप क्या बोलोगे कि यार ये जो बछड़े को पैदा करने में जो मेरी कॉस्ट लगी है, गाय को मैं डॉक्टर के पास लेके गया, गाय की मैंने डिलीवरी करवाई, गाय की डिलीवरी कराने में जो मेरा खर्चा हुआ वो सारा आप लो, आप बेली हो, वो सारा खर्चा आप लो। लेकिन फ्यूचर में अब आप बोलोगे कि इस बछड़े का दूध निकाल के मैं दूध बेच लूंगा, सब चीजें कर लूंगा, वो आप नहीं कर सकते, वो सब चीजें बेलर को बिलोंग करती हैं, क्योंकि गाय बेलर की थी, बछड़ा भी बेलर का होगा, गाय का तो होगा ही फॉर श्योर। तो राइट टू क्लेम इंक्रीज फॉर द प्रॉफिट, जो कि इंक्रीज होते हैं। तो आज अगर मैं आपके पास अपनी जमीन रखवा के जाती हूं और उस पे आप फार्मिंग करते हो, आउटपुट निकलता है, क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती है, तो इस केस में जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है वो आपको जरूर मिलेगी एज अ बेली, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई कॉस्ट हुई है वो सारी की सारी बन जाती है आपके बेलर की। नेक्स्ट कम्स योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पार्टीज होती हैं, नंबर वन इज योर प्रिंसिपल
एंड नंबर 2 इज योर एजेंट। प्रिंसिपल के लिए ये बात बोली जाती है कि कोई भी इंसान प्रिंसिपल तब बन सकता है जब वो 18 और अबव एज का हो, और दूसरा वो साउंड माइंड हो। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये माना जाता है कि वो साउंड माइंड हो एजेंट, एज चलती है 18 और अबव, लेकिन एक और बात बोली जाती है कि इफ माइनर P is responsible। सिंपल फंडा ये कहता है कि अगर आज मैं आपको हायर कर रही हूं कुछ भी काम करवाने के लिए, तो मैं भी 18 और अबव होनी चाहिए, मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, और आप भी 18 और अबव होने चाहिए, ताकि आप, मैंने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है वो आप निभा पाओ। यहां पर लॉ ये बात बोलता है कि सपोजिटली आपने ऐसा पर्सन पकड़ लिया जो कि माइनर है। इस केस में आपको क्वेश्चंस आएंगे क्लैट में कि सपोज एक फादर है, और फादर ऑब्वियसली फादर है तो मेजर ही होंगे, फादर ने अपने एक माइनर बेटे को, एक 16 साल के बेटे को अपने साथ बिजनेस में लगाया हुआ है, और वो बच्चा कोई ना कोई दिक्कत करता है। वो बच्चा ऐसा करता है कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो गलती किसकी मानी जाएगी? क्या फादर की गलती मानी जाएगी? हाँ जी, इस केस में प्रिंसिपल की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उस प्रिंसिपल ने उस माइनर एजेंट को अपने साथ एम्प्लॉय किया है, तो गलती प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल अगर माइनर एजेंट को अपने साथ एम्प्लॉय करता है और वो माइनर एजेंट थर्ड पार्टी के साथ जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत करता है, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल मतलब जिस इंसान ने उसको हायर किया है। दैट इज वाई आपका प्रिंसिपल की एज होना जरूरी है 18 और अबव, और साउंड माइंड। एजेंट की एज साउंड माइंड होना चाहिए, 18 अबव होनी चाहिए। लेकिन अगर माइनर एजेंट को कोई डिप्लॉय करता है तो प्रिंसिपल की गलती मानी जाएगी। अगर वो माइनर एजेंट कोई भी दिक्कत, परेशानी, कोई भी रायता फैलाता है, तो उसको कौन समेटेगा? प्रिंसिपल समेटेगा उसको। वो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये कहता है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। यहां पर प्रिंसिपल क्या बोलता है? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है कि यार तूने मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, तूने मेरे बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। अगर आज मैं एक्स पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको इस डेट पर गुड्स भिजवा दूंगी। मैंने एक एजेंट को हायर किया, मैंने कहा यार तू गुड्स को भिजवा दे। तो अगर ये गुड्स को भिजवाने में कोई भी दिक्कत करता है तो गलती मेरी मानी जाएगी, क्योंकि मैंने इस एजेंट को हायर किया है। Who has been delegated the authority on the behalf of the principal, और इस केस में उस पर्सन को एजेंट कहते हैं। जो डिप्लॉय करता है उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यार, प्रिंसिपल और एजेंट के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। उनके ही इन एंड अराउंड आपको क्लैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे आपके राइट ऑफ द बेलीज थे वैसे ही आपके राइट ऑफ द एजेंट आते हैं। तो पहला तो राइट यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, राइट टू लियान होता है आपका। सेम चीज है राइट टू लियान, जो कहता है कि अगर आज मैं आपकी एजेंट हूं, आपके बिहाफ पे आपने मुझे बोला कि मानसी आपको सर्टेन डेट पर सर्टेन जगह से 50,000 किलो क्विंटल सामान लेके आना है, मैं ले आई आपके कहने पर, और आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या बोलूंगी कि ठीक है, तेरा सामान मेरे पास है, जब तक तू मेरे पैसे नहीं देता तब तक तेरा सामान मेरे पास ही रहेगा। ये राइट टू लियान होता है जो एजेंट के पास होता है अगर प्रिंसिपल उसके पैसे देने से मना कर रहा है। बेसिक थिंग जो बेलमेंट वाला है। इसके अलावा राइट टू रेम्यूनरेशन, फ्री फंड में कोई काम नहीं करता आज की डेट पे, हर किसी को सैलरी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। तो रेम्यूनरेशन यही बात कह रहा है कि अगर आज मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं तो तुझे मेरे पैसे देने बनते हैं, क्योंकि मैं तेरा एजेंट हूं। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं लियान पे जाने की कोशिश करूंगा। तो राइट टू रेम्यूनरेशन बनता है। राइट टू इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी ये कहता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि दूसरी पार्टी की वजह से कोई ना कोई दिक्कत क्रिएशन हुई होती है। तो इंडेमनिटी ये कहती है कि मान के चलो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे प्रिंसिपल की वजह से कोई दिक्कत परेशानी हुई है,
तो एजेंट उसको क्यों भुगतेगा? एजेंट की क्या गलती है? एजेंट के पास आ जाता है राइट टू इंडेमनिटी कि यार आपकी वजह से दिक्कत हुई है, क्योंकि आपका ड्राइवर टाइम से नहीं पहुंचा था, आपने गुड्स टाइम पे नहीं सप्लाई किए थे, मैं तो सिर्फ लेके जाने वाला इंसान था, आपने गुड्स टाइम पे सप्लाई नहीं करे थे। अगर वो पार्टी सू करेगी सामने वाली पार्टी, तो मैं क्यों भुगतूं ये सारा हर्जाना खर्चा? मेरे पास आ जाता है राइट टू इंडेमनिटी, जो आपका एजेंट के पास होता है। राइट टू रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का सिंपल सा फंडा है, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, ट्रैवलिंग में एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, मैंने ड्राइवर को एक्स्ट्रा खाना खिला दिया, मैंने खुद एक्स्ट्रा खाना खा लिया, आपने मुझे बोला कि एक काम करो बैंकॉक में जाके या मॉरिशस में जाके सामान दे के आओ, तो मैं बैंकॉक गया, मॉरिशस गया, वहां जाके मेरे होटल का खर्चा लगा, मेरा एयरलाइंस का खर्चा लगा, मेरा कैब का खर्चा लगा, वो सारा रीइंबर्समेंट तो एजेंट लेगा ना यार, अपनी जेब से क्यों देगा? तो राइट टू रीइंबर्समेंट भी आपका राइट होता है एजेंट का। इसके बाद होता है राइट टू रिटेनरशिप, जो आपका लियान में चला जाता है कि अगर आप मेरे पैसे नहीं दोगे और मेरे पास आपके गुड्स हैं, तो वो मैं अपने पास रख लूंगा जब तक आप मेरी कॉस्टिंग नहीं दोगे। ड्यूटीज भी तो होती है एजेंट की, ऐसा तो नहीं है सारे के सारे राइट्स हैं, तो ड्यूटीज भी पढ़ लेते हैं। ड्यूटीज ये कहती है नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। डेलीगेट का मतलब है अपना काम दूसरे पे नहीं थोपना। अपना काम दूसरे पे तब थोपना है जब आप प्रिंसिपल को लूप में लेके चलो। प्रिंसिपल ने आपको बोला, सपोज कि मैं किसी की एजेंट हूं, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि मानसी आपको ये सामान ना लुधियाना पहुंचाना है, और मैंने बोला कि आपको पता है कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती, तो मैं लुधियाना नहीं पहुंचाऊंगी, मैं किसी और एक ड्राइवर को हायर कर रही हूँ जो लुधियाना ये काम करवा देगा। तो यहां पर क्योंकि मैंने अपना काम डेलीगेट किया है, आगे मैंने अपना काम किसी और को पास ऑन किया है, तो यहां पर मैंने प्रिंसिपल को लूप में लेके चला, तो यहां पर ये ओके माना जाएगा। कल को जो भी ड्राइवर लुधियाना सामान लेके जाएगा उसकी सारी कॉस्टिंग प्रिंसिपल दे देगा। लेकिन अदर देन दैट, अगर आप अपने प्रिंसिपल को लूप में लेके नहीं चल रहे, तो जो काम आपको दिया है वो आप ही को निभाना है। आप आगे अगर थोपोगे वो काम, तो आपका प्रिंसिपल उसकी कॉस्ट नहीं देगा, ये मैटर करता है। ड्यूटी टू एक्ट विथ केयर एंड स्किल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना काम ना बड़ा केयर और स्किल के साथ करो। मतलब अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप सूझबूझ और समझदारी के साथ काम करो। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है तो आप बेसिक काम कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो क्लैट का एग्जाम आपको देगा, मान के चलो कि आपको प्रिंसिपल ने बोला है कि आपने चीज प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है दिल्ली से लेकर हिमाचल के बीच में। आप लेके निकल पड़े दिल्ली टू हिमाचल रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, और बीच में आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा तगड़ा जाम लग गया है और 10-15 घंटे का जाम लग गया है, जिस वजह से वहीं पर ट्रक को रोकना पड़ेगा। और क्वेश्चन के अंदर ये बात गिवन है कि इस दौरान जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं वो उतना लंबा चल नहीं पाएंगे, तो हो सकता है चीज मेल्ट हो जाए। आपने क्या दिमाग लगाया, आपने क्या किया, चीज को वहीं पर सस्ते में बेच दिया। चीज अगर एक्चुअली पहुंचता हिमाचल, वहां पे आप 500 रुपए में चीज को बेचते वन पर्टिकुलर पैकेट, और क्योंकि वहां पे अर्जेंसी नीड आ गई थी, वहां पे आपने 200 रुपए पर पैकेट में बेच दिया। तो मतलब आपने 300 रुपए पर पैकेट का नुकसान किया है, फिर भी आपने वो बेचा है। तो यहां पर आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अब आपको प्रिंसिपल सू कर रहा है, प्रिंसिपल आपको बोल रहा है कि 300 रुपए पर पैकेट में जो मेरा नुकसान हुआ है तू मुझे भरेगा, क्योंकि तू एजेंट था, तूने ये डिसीजन लिया था। यहां पर हमारा क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपने वर्क किया है केयर और स्किल के साथ, मतलब आप यहां पर अपना दिमाग चला रहे थे। आपको ये बात पता थी कि ये सामान, ये चीज अगर हिमाचल पहुंचता, वहां जाके ये टोटली मेल्ट हो जाता, कुछ भी ना बिकता, 500 रुपए में भी ना बिकता, अभी तो मैंने फिर भी 200 रुपए में बेच दिया इसको। तो जब जब आपको क्वेश्चन पढ़ के, फैक्ट्स पढ़ के ये लगे कि एजेंट अपना दिमाग चला रहा है, केयर और स्किल के साथ वर्क कर रहा है, वहां उसको कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर वो केयर एंड स्किल नहीं यूज कर रहा तो उसे कॉम्पेंसेशन देना होगा। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, ऑब्वियसली जो भी आप अकाउंट्स रख रहे हो, जो भी हिसाब रख रहे हो, वो सब कुछ प्रिंसिपल को देना जरूरी है। सारा रिकॉर्ड आपको प्रिंसिपल को देना यहाँ पे जरूरी है।
ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, मैंडेट ये कहता है कि जो भी रूल रेगुलेशन डिसाइड हो गए हैं, जो भी डिसाइड हो गया कि तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसको फॉलो कर, अपनी मत चला। एजेंट की ड्यूटी होती है कि मैंडेट को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कवर करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। यहां पर आपकी दो पार्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट बनाते हैं। एक पार्टी जो ये प्रॉमिस करती है कि चल यार मैं तुझे बचा लूंगा, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे बचा लूंगा। कोई भी लॉस जो तेरे साथ होगा वो लॉस कैसे होगा, मेरे कंडक्ट से, मतलब अगर मैं तेरे साथ कुछ बुरा करूंगा तो मैं तुझे बचाऊंगा, या कोई और थर्ड पार्टी तेरे साथ बुरा करेगी तो मैं तुझे बचाऊंगा। तो वो आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी में। यहां पर जैसा मैंने कहा कि दो पार्टीज होती है, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर होती है द वन हु गिव्स द प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी होल्डर होती है नेक्स्ट पार्टी the one party who gets the protection. So talking about the indemnity holder जिसको प्रोटेक्शन मिलती है एंड द अदर पार्टी जो प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं हम लोग इंडेमनिफायर। तो इसके बाद इंडेमनिटी ये बात कहती है कि जब कभी भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिर्फ ह्यूमन फैक्टर लॉस में ही इंडेमनिटी प्रोवाइडेड होगी। तो सपोजिटली अगर आज ए बोलता है बी को कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपए तक का कोई भी नुकसान होता है मेरी वजह से या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, मान के चलते हैं कि अगर आज एक फादर अपनी डॉटर को ये बोलते हैं कि चलो तुम एक बिजनेस स्टार्ट करो और अगर तुम्हें किसी भी एक्स पर्सन की वजह से या मेरी वजह से 5 करोड़ तक का नुकसान होगा, तो फादर बोलते हैं कि वो नुकसान मैं भुगतूंगा, तो वो बन जाएगा आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री वैल्यू सेट कर दी जाती है। मतलब अगर आप ये मान के चलो इंडेमनिटी होल्डर को होता है 10 करोड़ का नुकसान, लेकिन बात हुई थी कि 5 करोड़ तक का नुकसान ही रीइंबर्स होगा, तो 5 करोड़ तक तो इंडेमनिफायर दे देगा, बचे हुए 5 करोड़ इंडेमनिटी होल्डर को खुद पे करने पड़ेंगे। तो जितने भी अमाउंट तक प्रोटेक्शन मिलती है वो इंडेमनिटी होल्डर यहां पर पहले ही सेट कर दिया जाता है, इंडेमनिफायर उसको पहले ही सेट कर देता है। और ह्यूमन फैक्टर लॉसेस कवर होते हैं, मतलब कि जितने भी आपके नेचुरल फैक्टर लॉसेस हैं वो यहां पर कवर नहीं होते। मान के चलिए कि कोई भी लॉस होता है अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी XYZ सिनेरियो की वजह से, तो वो यहां पर इस केस में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डेटर है, एक श्योरिटी है और एक डीलर है। तो यहां पर ए और बी पार्टी हैं, इसने बोला कि चलो, श्योरिटी ने बोला कि एक काम करो, तुम मेरे दोस्त को एक गाड़ी दे दो और अगर मेरे दोस्त ने उस गाड़ी के पैसे नहीं चुकाए तो मैं दे दूंगा। ये प्रॉमिस करता है कि ये अपने दोस्त की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा अगर इसका दोस्त पैसे नहीं चुकाता। किसको नहीं चुकाता? डीलर को, क्रेडिटर को। तो यहां से आ जाती है हमारी 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। नंबर 1 क्रेडिटर जो पैसा देता है, नंबर 2 आपका आता है प्रिंसिपल डेटर जो उधार लेता है, और इसके पीछे जो इंसान श्योरिटी लेता है वो हो जाता है आपका श्योरिटी। मतलब जब आपके पास गिरवी रखवाने के लिए 9 लाख का हार नहीं है, गाड़ी नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, तो आप अपना दोस्त गिरवी रखवा सकते हो, वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहां पर अगर सपोजिटली आज मैं एक एजुकेशन लोन लेती हूँ 15 लाख का बैंक से, और बैंक को ये पता है कि अगर मानसी लोन ना चुका पाए तो या तो वो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर रखेंगे, मेरे पास मॉर्गेज नहीं है रखवाने के लिए, तो मैं अपने दोस्त को ले गई श्योरिटी बना के। मेरे दोस्त ने बोला कि अगर मानसी ने 15 लाख का लोन नहीं दिया तो मैं दूंगा 15 लाख का लोन मानसी के बिहाफ पे। तो श्योरिटी की बन जाती है सेकेंडरी लायबिलिटी और प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया है उसकी बनती है प्राइमरी लायबिलिटी। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल डेट
और मेरे और क्रेडिटर के बीच में, जिससे मैंने लोन लिया है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो ओरल भी हो सकता है, वो राइटिंग फॉर्मेट में भी हो सकता है। यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसा कि हमने देखा। एक बंदा बनता है श्योरिटी कि यार अगर तू पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं तेरे बिहाफ पे पैसे चुका दूंगा। इसके अलावा बनता है प्रिंसिपल डेटर, जो लेता है उधार, क्रेडिटर जो देता है उधार। इसके बाद में सेक्शन 127 बोलता है कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जो सफिशिएंट कंसिडरेशन क्रिएट करे एज अ गारंटी। कंसेंट ऑफ श्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी की जोर जबरदस्ती के बिना आप उसकी हां नहीं ले सकते। तो लॉ ये यहां पे बोलता है कि अगर आपने श्योरिटी की मिसरिप्रेजेंटेशन से गारंटी ली है, या आपने कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए हैं, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो आपकी नल एंड वॉइड हो जाती है। ये कहता है कि मान के चलो कि आज आप अपने दोस्त को श्योरिटी बना के लेके गए हो लोन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपने बनाया है, आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, आपने लिया 15 लाख का लोन। आप अपने दोस्त को बेवकूफ बना के लेके गए, आपने कहा यार 10 लाख का लोन है, क्योंकि आपका दोस्त अनपढ़ था, उसको पेपर पढ़ने आते नहीं थे, उसने सिर्फ अंगूठा लगाना था, आपने उसको बुद्धू बनाया। तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोई भी चीज कवर करके धोखेबाजी में या मिस रिप्रेजेंट करके श्योरिटी की गारंटी लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाएगा। श्योरिटी की गारंटी यहां पर कैंसिल हो जाएगी। श्योरिटी को कोई पैसे देने नहीं बनते अगर आप कल को पैसे ना दे पाओ। क्रेडिटर सबसे पहले आप ही के पास आएगा पैसे लेने के लिए। अगर किसी वजह से आप पैसे नहीं दे पाओगे तभी वो श्योरिटी के पास जाएगा। और अगर श्योरिटी ये प्रूफ कर देगा अगेन बाय द एविडेंसेस, बाय द ईमेल्स, बाय द चैट्स, बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वो ये बात प्रूफ कर देगा कि आपने उसकी श्योरिटी लिए किसी बात को मिस रिप्रेजेंट करके या कोई बात को कवर करके, कंसील करके, तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो दीज आर द पर्सपेक्टिव्स जिनका आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। तो ये थे स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1, जहां पर हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी क्या होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग आज थॉरोली पढ़ चुके हैं। अब आपका काम यह है कि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड डीपीपीस को थॉरोली प्रैक्टिस करना है ताकि ये टॉपिक आपका फाउंडेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी बन जाए। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2 को। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय ऑल।